हेलो साथियों, आप सभी का एम स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें होगा रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए इनसे संबंधित प्रश्नों करेंगे हम लोग। प्रैक्टिस जो कर रहे हैं और टॉपिक वाइज किया जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। ये जो भी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो इससे आपको फायदा होने वाला है। बिहार पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल या किसी भी अदर एग्जाम जैसे ग्रुप डी, NTPC, रेलवे, जिनमें साइंस पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको सफलता पानी है तो आपको इन प्रश्नों को करना ही होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सफल होना और पढ़ना दो अलग बात होता है। सफलता तभी मिलती है जब आप उस पर कठिन परिश्रम करेंगे। ठीक है, तो कठिन परिश्रम कुछ करना नहीं है, आपको टॉपिक को पढ़ना, इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, इसमें आपको बताना है कि भौतिक परिवर्तन का कौन उदाहरण है। जैसे फर्स्ट में ऑप्शन ए में है, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन कहलाता है जिसमें क्या होता है कि आपको जो है कि पहली अवस्था में कोई वस्तु है, अगर वो बदल गया दूसरी अवस्था में तो पुनः फिर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, मतलब वैसा परिवर्तन जिसमें कोई भी वस्तु प्रारंभिक अवस्था के बाद पुनः दूसरी अवस्था में जाता है, फिर पुनः प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट जाती है, तो उस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, अगर हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, इसमें क्या होगा, ये आपको वापस नहीं लौट पाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो होगा पानी में चीनी का घोलना। अगर पानी में चीनी को घोलेंगे और फिर पुनः उसे गर्म करके पानी को उड़ाया जाएगा तो चीनी अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट जाएगी। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, पानी में चीनी का घोलना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको है कि जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। देखिए जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, आपको बताना है। सॉरी, देखिए जल में वाष्प परिवर्तन कहलाता है प्राकृतिक, डी भौतिक, सी रासायनिक और डी जैविक। देखिए इसमें क्या है कि जो जलवाष्प होता है, अगर जलवाष्प को संघनन द्वारा, एक कंडेंसेशन द्वारा पुनः क्या किया जा सकता है, इसको द्रव अवस्था में लाया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हम लोग हैं, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, रासायनिक परिवर्तन क्या है कि अगर एक प्रारंभिक अवस्था में वस्तु है, अगर उसे किसी दूसरी अवस्था में बदला जाएगा किसी प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, तो फिर पुनः उस अवस्था में वापस नहीं लौट पाएगा। तो इसके आधार पर हम लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए में सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, बी है बर्फ का गलना, सी है दुग्ध अस्कंदन। तो इसमें जो आपको आंसर बताना है वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। आपको बताना है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप से उत्पन्न होती है। तो जल अपघटन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में होती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, देखिए पाश्चराइजेशन क्या होता है, पाश्चराइजेशन जैसे प्लास्टिक में जो पैकिंग दूध आता है, आप सुधा का दूध लेते होंगे, अमूल का दूध लेते होंगे, ठीक है, तो वो क्या किया जाता है, वो पाश्चुरीकृत किया हो रहता है। ठीक है, पाश्चराइजेशन किया हो रहता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं अगला, पाश्चुरीकरण क्या संबंधित है। देखिए पाश्चुरीकरण ही है, थोड़ा सा शब्द हिंदी में लिखने में गड़बड़ हो गया इसमें है, तो क्या होगा इसका आंसर जो है, पाश्चुरीकरण या पाश्चुरीकरण क्या है, तो पाश्चुरीकरण संबंधित है वो दुग्ध के निर्जमीकरण से संबंधित है। किससे, दूध के निर्जमीकरण संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपको सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, आपको इसमें बताना है। चलिए इसकी पढ़िए आप लोग, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना आपको है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पर आप ध्यान देंगे। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हम 1-2 ऑप्शन पढ़ते हैं, उसमें चूज करके आंसर मारते हैं, जो कि आपको क्या होता है, गलत हो जाता है।
इसमें आपको नहीं बताना है कौन सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है दिया हुआ है, किसी बिलियन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, जो कि क्या है, सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, अशुद्धीय कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, ये बताना है। तो अशुद्धीय कारण द्रव क्वथनांक जो है, द्रव का लिक्विड या क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। इसमें बताना है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। बताना आपको कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। ऑप्शन ए है गैस में द्रव, बी है द्रव में गैस, सी है गैस में ठोस और डी है द्रव में द्रव। तो इसका जो आंसर होगा इस प्रश्न का कि कोहरा जो है उसको बताना है कि कोलाइडी तंत्र में क्या क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गैस और द्रव। क्या होगा, गैस और द्रव सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपको सही है। ठीक है, लिक्विड गैस और क्या होता है, इसमें गैस प्लस लिक्विड का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये क्या है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। आप मिश्रण पढ़े होंगे, मिश्रण में एक प्रकार है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किस जगह पर, वो बताना है। तो क्रोमेटोग्राफी का जो प्रयोग होता है, क्रोमेटोग्राफी का एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए, क्या होता है, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर डी आपको सही है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या होता है। तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म जो होता है वो बेसिक और एसिड होता है। क्या होता है, बेसिक प्लस एसिड। ठीक है, बेसिक प्लस क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट में देते हैं, निम्नलिखित तो कौन सा मूल तत्व है, बताना है। ऑप्शन ए रेत, बी हीरा, सी संगमरमर, डी शक्कर। इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा मूल तत्व है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। तो इसमें आपको हीरा जो है एक मूल तत्व है। क्या है, हीरा मूल तत्व है। ठीक है, संगमरमर क्या है, एक यौगिक है, शक्कर भी क्या है, यौगिक है, रेत भी क्या है, यौगिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको सही है, हीरा। अगला प्रश्न है, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है। आपको बताना है कि हीरे की खनिजीय बनावट क्या है। तो हीरा हम जानते हैं कि कार्बन का एक अपर रूप है। क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है। तो इसलिए आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। चलिए दोस्तों, ये 15 प्रश्नों का सेट था। आपने कितना सही किया इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोग बताएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इसी प्रकार के आप वीडियो देखना और चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको समय समय पर वीडियो उपलब्ध होते रहे।